कक्षा 12 के छात्रों को इसके पहले के वीडियो में व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया गया है। आज हम व्यक्तित्व के सिद्धांत थियरीज ऑफ पर्सनालिटी के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए उपयोगी होगा। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में विशेष रूप से सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का है। ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनो एनालिटिक कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या साइको एनालिटिकल थ्योरी का प्रतिपादन किया है। इसके बाद से शरीर रचना के आधार पर जो सिद्धांत की रचना की गई है उसमें सेल्डन महोदय हैं। इसके साथ साथ विशेषक गुणों के आधार पर जो सिद्धांत की संरचना की गई है वो सिद्धांत हैं आपके कैटल महोदय का है, और सेल्डन महोदय ने सही रचना के आधार पर सिद्धांत की वो सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसमें आज हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड का है वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से या कक्षा 12 के छात्रों के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने दो प्रत्ययों की परिकल्पना की है। पहला अचेतन और दूसरा जो प्रत्यय है, इसमें तीन प्रत्यय जो घटक उसके हैं, ईदम है, अहम यानी ईगो है, और सुपर ईगो है, अत्यहम है। अचेतन मन को, अचेतन व्यवहार को सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संबंधित या मानसिक क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। उसने कहा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चेतन मन में जो सजग मानसिक क्रियाएं होती हैं उससे कहीं महत्वपूर्ण अचेतन मन में जो उसकी मानसिक क्रियाएं संचित होती हैं वह महत्वपूर्ण है। चेतन और अचेतन मन की परिकल्पना करते हुए सिगमंड फ्राइड ने एक पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से किया है, आइसबर्ग से किया है। और जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, उसका 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है, 1/10 भाग केवल पानी के ऊपर रहता है। तो उसकी तुलना 1/10 वाले भाग का चेतन मन से किया है और 9/10 जो भाग होता है वो अचेतन मन से किया है। यानी चेतन मन अचेतन मन पर अवलंबित हो रहता है, यानी चेतन मन को पीछे से अचेतन मन प्रभावित करता है। यानी पूरे व्यक्तित्व का अगर मानसिक क्रियाओं का आकलन किया जाए तो चेतन मन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वह चेतन मन की होती हैं। यहाँ दूसरा जो तत्व या घटक या कंपोनेंट से व्यक्तित्व की संरचना से सिगमंड फ्राइड महोदय ने किया है वह ईदम का है। ईद जो होता है वो व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं का पुंज होता है, दमित इच्छाओं का पुंज होता है। वो जन्मजात इच्छाएं होती हैं, अपना वह चाहता है कि जो भी परिस्थिति हो वह उसकी इच्छा पूर्ति की जाए। जैसे मान लीजिए संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या प्रेशर ग्रुप या मांग करते हैं। मैं समझाने के दृष्टि से बता रहा हूँ कि कोई भी जुलूस निकालते हैं तो उसमें यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहते हैं कि आर्टिकल 19A और आर्टिकल 90C में यह उल्लेख है समागम करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। लगभग जो ईदम जो है वह इसी तरह की मैंने अतिरिक्त इच्छाओं का पुंज होता है और चाहता है कि मेरी इच्छाएं तुरंत पूरी की जाएं चाहे जो भी परिस्थिति हो। इसके बाद ईगो का जो प्रत्यय है, जो ईगो कंपोनेंट से है या अहम जो कंपोनेंट से है, वह वास्तविक धरातल की बात करता है, वास्तविकता के धरातल पर रहता है। और वह एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी सुपर ईगो और ईदम के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है, दोनों में सामंजस्य बैठाने का काम करता है, एडजस्टमेंट बनाने का काम करता है।
और तीसरा जो प्रत्यय है या कंपोनेंट्स या घटक है जो सिगमंड फ्रायड का, वह सुपर ईगो है, या कह सकते हैं कि अत्यहम है। वह सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों, प्रतिमानों, संस्कारों से भरा हुआ है और सामाजिक, राष्ट्रीय हित में, मानवीय हित में वह व्यक्ति को देश के प्रति बलिदान की बात सुनाता है, देश के प्रति प्राणों की न्यौछावर की बात करता है। स्वाभाविक है कि ईदम जो ईद है और सुपर ईगो है, दोनों में एक तरह से कह सकते हैं संघर्ष की स्थिति होती है। यह संघर्ष कम करने का प्रयास जो करता है वह ईगो करता है, दोनों में तालमेल बैठाने का काम करता है। यहाँ छात्रों में एक आपको रेखा चित्र से दोनों को, तीनों चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। यह ईदम है, उसके बाद अहम ईगो की परिकल्पना की गई है, उसके बाद से सुपर ईगो अत्यहम है। तो इस ईद जो दमित इच्छाओं का पुंज है, यह राष्ट्रीय एकता के लिए व्यक्ति की बलिदान की बात करता है। तो निश्चित रूप से ईदम और सुपर ईगो में संघर्ष की स्थिति होती है और दोनों में तालमेल बैठाने का काम अहम करता है, ईगो करता है। अगर यह ईगो या अहम, अगर यह मजबूत स्थिति में होता है, दृढ़ स्थिति में होता है, तो ईदम और सुपर ईगो में कह सकते हैं, अत्यहम में क्या होता है कि यह सामंजस्य की स्थिति बनी होती है। अगर यह अहम कमजोर होता है तो ईदम और अहम में, अत्यहम में सामंजस्य की स्थिति नहीं होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व खंडित हो जाता है, यानी सुसमायोजित व्यक्तित्व नहीं होता है। इस तरह सिगमंड फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अगर ईदम, अहम और सुपर ईगो, अत्यहम में सामंजस्य की स्थिति होती है तो वह व्यक्तित्व सुसमायोजित होता है, एडजस्टमेंट होता है। अगर तीनों में सामंजस्य की स्थिति नहीं होती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। मैं आज एक आपका सिद्धांत मैं आपके समक्ष रखा हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से शेष सही रचना के आधार पर या विशेषक सिद्धांत जो है या मांग जो थ्योरी है या डिमांड थ्योरी जो है, नीड्स थ्योरी है, वह अगले वीडियो में आपके सामने समक्ष करूँगा। बस इतना है।